हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक फार्मेसी क्लासेस। तो हम पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, जो बी फॉर्म सेकेंड सेम का एक सब्जेक्ट है। तो बेसिकली आज हम बायोकेमिस्ट्री में यूनिट 4 में जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो डीएनए है और ये जो आरएनए है, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है और इनके फंक्शन क्या होते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो है हमारे यूनिट 4 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीएनए के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये जो डीएनए होते हैं इनका फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये इसका फुल फॉर्म हो गया। चलिए अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि डीएनए होते क्या है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो डीएनए होता है ये कहाँ लोकेटेड होता है? न्यूक्लियस ऑफ द सेल। जो हमारे सेल होते हैं उनके न्यूक्लियस में लोकेटेड होता है। ठीक है ना, कि हाँ लोकेटेड होता है हमारे सेल के न्यूक्लियस में। ये देखिए, ये है हमारा सेल, ये सेल है हमारा, सेल के अंदर पाए जाते हैं न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पे क्या लोकेटेड होता है हमारे, ये जो डीएनए होते हैं इस न्यूक्लियस के इनसाइड में लोकेटेड होते हैं। ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो और ये जो हमारे डीएनए होते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में लोकेटेड होते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। सेल में जो लिक्विड भरा होता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये जो साइटोप्लाज्म होते हैं यहाँ पे क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। तो चलिए हम इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि बेसिकली इसमें क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ये है हमारा सेल, जैसा कि अभी हमने बनाया था। तो ये जो सेल है, सेल में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, लाइसोसोम प्रेजेंट है। तो ये बहुत सारे जो भी हमारे इसमें प्रेजेंट है। तो ये देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा था कि ये हमारे न्यूक्लियस ऑफ द सेल, सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो ये हमारा सेल हो गया, सेल का ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। अब ये जो न्यूक्लियस होता है सेल का, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? इसके अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम होते हैं इनकी जो नंबर होती है हमारी बॉडी में वो कितनी होती है? 46 होती है, या फिर 23 पेयर में ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद से मैं बात करूं तो देखिए, ये जो हमारा क्रोमोसोम होता है ये ऐसे इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसमें दो देखिए आपस में जुड़े हुए रहते हैं। देखिए एक तो हमारा ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा रहा हमारा ये। तो ये क्या होते हैं? आपस में ऐसे ही अटैच्ड होते हैं। ठीक है, अब क्या किया गया था, जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, ये वाला इसका जो पोर्शन है उसको उसने क्या किया था, उन्होंने थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया। स्प्रेड करने के बाद उन्होंने देखा तो कुछ ऐसे डबल हेलिकल जैसे स्ट्रक्चर बना, जिसको उन्होंने क्या कहा? डीएनए। उसके बाद उन्होंने फिर क्या करा, जो हमारे साइंटिस्ट थे इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया उन्होंने, थोड़ा सा और स्प्रेड करा। तो ये जो थे अभी पास पास थे, तो फिर कैसे इनमें ऐसे कुछ इनका स्ट्रक्चर बना। ये जो भी क्या था? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था। इसको उन्होंने क्या कहा? जीन कहा। तो ठीक है, ये क्रोमोसोम कहाँ पाए गए? हमारे न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या मिला? डीएनए मिला, जब हमने इसको स्प्रेड करा तो। और ये जो डीएनए है इसको स्प्रेड करा तो इसमें मिले जीन। और ये जो जीन है, अभी देखिए ये यहाँ से यहाँ तक एक जीन है। अब इस जीन के अंदर भी देखा जाए तो इसके अंदर भी हमारे न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह प्रेजेंट थे, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अभी तक हमने क्या देखा कि सबसे पहले क्या था? हमारा न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के अंदर क्या मिला हमें? क्रोमोसोम मिले। और ये जो क्रोमोसोम है इसके अंदर हमें क्या मिला? डीएनए मिला। हमने जब उसको स्प्रेड करा तो फिर डीएनए को हमने स्प्रेड करा तो क्या मिला? बताइए क्या मिला? यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला? जीन देखने को मिला। तो ये हमने इतना स्टडी करा। और ये जो न्यूक्लियस किस में था? हमारे सेल में प्रेजेंट था। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। इतना हो गया। और देखिए दूसरा पॉइंट हमने लिखा हुआ है कि ये और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारे न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा। फिर मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके डिस्कवरी के बारे में बात कर लेते हैं कि इसको किसने डिस्कवर करा था। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा हुआ है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हमारा फ्रेडरिक मेसर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसको देखा था। किसको देखा था? डीएनए को देखा था, पर उनके डायग्राम वगैरह के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था। लेकिन सबसे पहले जो डिस्कवर्ड की बात आती है तो 1869 में इन्होंने इसको सबसे पहले डिस्कवर करा था। किसने? फ्रेडरिक मेसर ने। देखिए सेकंड नंबर पे हमने लिखा हुआ है कि जो स्ट्रक्चर है डीएनए का
उसको किसने डिस्कवर करा था? ये तो सबसे पहले डिस्कवर किया था, मतलब सबसे पहले इन्होंने देखा था। लेकिन जो डीएनए का डायग्राम है उसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? एक थे हमारे सर जेम्स वाटसन नाम के साइंटिस्ट थे और दूसरे थे हमारे फ्रांसिस क्रिक नाम के जो साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1953 में डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। ठीक है ना। तो जब ऑप्शनल में कहीं आपके एग्जाम में पूछता है कि डिस्कवर किसने किया था, तो 1869 में इन्होंने डिस्कवर करा था और 1953 में इन्होंने उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। चलिए अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये जो डीएनए होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, कैरियर की तरह वर्क करते हैं। मतलब जो भी हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या फिर कह सकते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बहुत सारे डिजीज आपने देखा होगा कि किसी माता पिता को रहते हैं तो उस बच्चे को भी डिजीज हो जाते हैं। तो यही जो डीएनए होते हैं, जितने भी हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है ना। साथ ही साथ चलिए अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो होते हैं ना, देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि ये जो डीएनए होते हैं ये किसको कंटेन रखते हैं, डी ऑक्सी राइबोज शुगर को कंटेन रखते हैं। अब ये डी ऑक्सी राइबोज शुगर क्या होता है, चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने इधर लिखा हुआ है राइबोज शुगर और इधर लिखा है डी ऑक्सी राइबोज शुगर, ताकि आपको इनके बीच डिफ्रेंशिएट अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए दोनों का डायग्राम बिल्कुल सेम है, डिफरेंस कहाँ पे, यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है और यहाँ पे H जुड़ा हुआ है। यहाँ से एक ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। ठीक है ना। इसलिए इसको बोलते हैं डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और यहाँ पे क्या हमारे राइबोस है, इसलिए इसको बोलते हैं राइबोस शुगर। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने देखा क्या, राइबोस शुगर को देखा और डीऑक्सी राइबोस शुगर को देखा। यहाँ पे ये देखिए हमने राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस शुगर के बारे में स्टडी करा। तो हमने कुछ भी नहीं किया है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो राइबोस शुगर है और डीऑक्सी राइबोस शुगर है, इन दोनों को हमने क्या करा है, यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पेंटोज शुगर बनाते हैं। और ये जो पेंटोज शुगर होता है वो 5 कार्बन का चैन होता है। तो ये जो पेंटोज शुगर है, हम कह सकते हैं कि पेंटोज शुगर किससे मिलके बने होते हैं या फिर किसको बनाते हैं, तो एक तो राइबोस और एक होता है डीऑक्सी राइबोस। ठीक है। तो ये पेंटोज शुगर जो होते हैं ये 5 कार्बन से मिलके बने होते हैं। और ये जो पेंटोज शुगर होते हैं ये कंपोनेंट होते हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड के। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो किसके कंपोनेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स होते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। डीएनए जो होता है वो मिल करके बने होते हैं बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट से, जिसको न्यूक्लियोटाइड कहा गया है। जो डीएनए होते हैं किससे मिलके बने होते हैं, बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट से मिलके बने होते हैं। उसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड समझ में आया। या हम कह सकते हैं कि जो डीएनए होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड के। ठीक है। डीएनए क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड के, या फिर इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। तो एक तो वो मोनोमेरिक यूनिट है न्यूक्लियोटाइड के डीएनए, दूसरा हम कह सकते हैं कि पॉलीमर है हमारे न्यूक्लियोटाइड के, या फिर हम कह सकते हैं कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं और आगे डीएनए के बारे में, ताकि हमारे जो भी डाउट्स हैं क्लियर हो जाएं। ये जो डीएनए है, जैसा कि अभी हमने स्टडी करा कि क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं या फिर पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। तो ये जो डीएनए होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए जो होते हैं वो हमारे न्यूक्लियोसाइड्स और फास्फेट से मिलकर के बने होते हैं। अच्छा, जब भी आप जीपैट वगैरह या फिर कोई एग्जाम देंगे कॉम्पिटिटिव, तो उसमें पूछ सकता है कि डीएनए में कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। तो जब ये क्वेश्चन आएगा कि डीएनए में कौन से एलिमेंट पाए जाएंगे, तो वो हो जाएगा फास्फेट। डीएनए में जो होते हैं वो हमारे फास्फेट जो होते हैं ये एलिमेंट पाए जाते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए डीएनए में क्या है, न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट है। ये जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं ये शुगर को और नाइट्रोजनस बेस को कंटेन रखते हैं। किसको, शुगर को और नाइट्रोजनस बेस को कंटेन रखते हैं। ठीक है ना। तो देखिए ये जो न्यूक्लियोटाइड है, आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो हमारे न्यूक्लियोटाइड होंगे वो क्या करेंगे, देखिए अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ, रुक जाइए। ये जो न्यूक्लियोटाइड होंगे, देखिए यहाँ पे हमने इन दोनों के बीच डिफरेंस लिखा हुआ है। ये देखिए ये है न्यूक्लियोसाइड और ये है न्यूक्लियोटाइड।
ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये किससे मिलके बने हैं? शुगर से मिलके बने हैं। नाइट्रोजनस बेस होते हैं और फास्फेट होता है। क्या क्या है? शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है और फास्फेट है, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। लेकिन न्यूक्लियोसाइड में देखिए क्या है, सिर्फ शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है, उसमें कहीं भी ये जो एलिमेंट है फास्फेट वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। आई होप आप लोगों को न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बीच डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमने देखा कि डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियोसाइड्स और फास्फेट से मिलके बने होते हैं। और ये जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं ये शुगर और नाइट्रोजनस बेस से मिलके बने होते हैं। और ये जो नाइट्रोजनस बेस होता है ये टू टाइप्स की, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरिमिडीन। ठीक है, इसको देख लीजिए, ये पायरिमिडीन है, PYRIMIDIN, पायरिमिडीन। ठीक है ना। ये जो प्यूरिन होते हैं इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एडिनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। और जो हमारे पायरिमिडीन होते हैं इनके भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है थायमिन और दूसरे होते हैं साइटोसिन। तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ रिमेंबर करने वाली बातें हैं, जिसको हम अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये है हमारा एडिनिन, ठीक है, और ये है हमारा थायमिन। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो हमारा एडिनिन होता है वो थायमिन के साथ, ये देखिए ये जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसको बोलेंगे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एडिनिन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ये देखिए, ये है ग्वानिन और ये है साइटोसिन। तो जो ग्वानिन होते हैं वो साइटोसिन के साथ किससे जुड़े होते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना। तो एडेनिन जुड़ेगा थायमिन से, ग्वानिन जुड़ेंगे साइटोसिन से। ठीक है ना। बाकी देखिए प्यूरिन के जो कंपोनेंट है वो है एजी। ठीक, याद कर लीजिएगा, इधर हो जाएंगे एजी और इधर हो जाएंगे टीसी। ठीक है ना। तो एडेनिन जुड़ेंगे थायमिन से और ग्वानिन जुड़ेंगे साइटोसिन से, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर, तो वहां पे बेसिकली हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसे होता है उसका डायग्राम। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसका जो डायग्राम होता है कुछ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है हमारे डीएनए का। ठीक है, तो ये देखिए ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि प्यूरिमिडीन और पैरिमिडीन दो कंपोनेंट्स हैं। इनके फर्दर जो कंपोनेंट है एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये कंपोनेंट है। तो उसमें मैंने बताया था कि ए जो होते हैं, मतलब एडिनिन जो होते हैं किससे जुड़े हुए होते हैं, हमारे थायमिन के साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, और जो हमारा ग्वानिन होते हैं वो साइटोसिन के साथ अटैच्ड होते हैं। तो इस पूरे डायग्राम में ये ऐसे ही अटैच्ड होंगे। ठीक है ना। एडिनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से एक दूसरे में अटैच्ड होंगे। तो ये पूरे ऐसे ही अटैच्ड होंगे। तो मैंने पूरा नहीं लिखा हुआ है, आप अपना बना लीजिएगा। ये सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। अब चलिए इसको थोड़ा सा हमने स्प्रेड कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए उसमें क्या क्या प्रेजेंट थे, शुगर प्रेजेंट रहेंगे, फास्फेट प्रेजेंट रहेगा और क्या प्रेजेंट रहेंगे, हमारे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है एडेनिन। एडेनिन डबल बॉन्ड से किससे जुड़ा रहेगा, थायमिन से। फिर दूसरे में जो हमारे ग्वानिन रहेंगे वो ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़े रहेंगे। फिर यहाँ पे जो एडेनिन है वो थायमिन से जुड़ेंगे। फिर ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन से। ये बॉन्ड भी बेसिकली याद रखिएगा। तो ऐसे ही ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इसी डायग्राम को हमने यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दिया है। तो ये हो गया हमारा डीएनए का डायग्राम, हो गया स्ट्रक्चर, हो गया डीएनए का। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या फंक्शन होते हैं डीएनए के, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमने लिखा हुआ है कि जो मेन फंक्शन होता है हमारे डीएनए का, ये क्या कर देते हैं, स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं और ट्रांसफर करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ये तो हमें बेसिकली पता ही है कि जो डीएनए है वो क्या करेंगे, जो भी हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। चलिए देखिए सेकंड नंबर पे हमने क्या लिखा हुआ है कि जो हमारे डीएनए होते हैं ये क्या क्यूरिकल रोल प्ले करते हैं, किसमें ये रोल प्ले करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में। जो हमारी बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उसमें भी ये अपना रोल प्ले करते हैं, किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है ना। और साथ ही साथ ये हमको प्रोवाइड करते हैं कि जो एमिनो एसिड हमारी बॉडी में है उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए और प्रोटीन कैसे बनता है उसमें भी ये हेल्प करते हैं। अब हम एमिनो एसिड के बारे में जब आरएनए पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। तो अभी सिर्फ इतना देख लीजिए। ठीक है। साथ ही साथ ये क्या कर देते हैं, जो भी हमारे जीन के एक्सप्रेशन है उसको रेगुलेशन करने में हेल्प करते हैं, डीएनए के रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना। जो हमारा डीएनए है
उसको रिपेयर करना हो, ये ब्रदर उसमें भी हेल्प करते हैं। आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए यहाँ पे। साथ ही साथ साथ ये जो हमारे डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके पास कैपेबिलिटी होती है। किसकी कैपेबिलिटी होती है? एक तो रेप्लिकेशन की। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि जो डीएनए है अपने जैसे कॉपी करके दूसरा डीएनए बनाना ही रेप्लिकेशन कहलाता है। और साथ ही साथ ट्रांसक्रिप्शन की भी इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। ये रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, इसके बारे में मैं अभी आगे आपको डिटेल से बताऊंगी। ठीक है, चलिए। तो हमने डीएनए के बारे में स्टडी कर लिया। अब जो दूसरा टॉपिक आता है वो है हमारे आरएनए, जिसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। तो चलिए आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये किसको कंटेन रखते हैं? ये राइबोस शुगर को कंटेन रखते हैं, जबकि डीएनए डीऑक्सीराइबोस शुगर को कंटेन रखते हैं। हमने दोनों के डायग्राम भी आपको बताए थे, और उनमें जो डिफरेंसेस हो सकते हैं कि ये डिफरेंसेस हैं, वो भी हमने आपको बताने की कोशिश करी थी। ठीक है, चलिए। तो ये है हमारे राइबोस शुगर होते हैं। साथ ही साथ ये जो हमारे आरएनए होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है डीएनए के स्ट्रक्चर से, लेकिन होता क्या है, ये सिंगल हेलिकल होते हैं। मतलब इसका जो डायग्राम होता है ना, ये कुछ ऐसे प्रेजेंट होते हैं और इनमें ऐसे ये अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो चलिए। और जबकि जो हमारा डीएनए था वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, तो यही इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। साथ ही साथ ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। और आरएनए जो होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अभी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कैसे करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमारी बॉडी में जो एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं उसमें 10 एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं और 10 क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। अच्छा देखिए, इसमें कभी कभी आपको कहीं कहीं मिलेगा कि जो हमारे एसेंशियल एमिनो एसिड हैं उनकी जो नंबर होती है वो 9 है, और जो नॉन है उनकी 11 है। तो ये आपको अलग अलग देखने को मिल जाता है, मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने देखा है कि ये 10 एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं और 10 जो होते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये टोटल कितने हो रहे हैं, 20 एमिनो एसिड हो रहे हैं। अब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्या होते हैं? एसेंशियल एमिनो एसिड ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज्ड नहीं होते हैं, इससे हमें बाहर से लेने होते हैं। मीन्स या तो हमें एनिमल से लेने होते हैं, या फिर किसी प्लांट से लेने होते हैं, या फिर किसी मिनरल सोर्स से, या फिर मरीन सोर्स से हमें लेने होते हैं। ठीक है, और जो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज्ड हो जाते हैं। तो आई होप आप लोग को एसेंशियल और नॉन एसेंशियल समझ में आ गए होंगे। टोटल कितने हो रहे हैं, 20 एमिनो एसिड हो रहे हैं। और ये जो 20 एमिनो एसिड होते हैं, जब ये 20 एमिनो एसिड हमारी बॉडी में मिल जाते हैं तो एक प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो आरएनए क्या कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी ये जब 20 एसेंशियल एमिनो एसिड मिलेंगे तभी तो एक प्रोटीन बनेगा, तो वो क्या कर देते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। चलिए अब हम इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। इसके कंपोनेंट्स होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। ठीक है, थाइमिन की जगह पे क्या आ गया है, यूरासिल आ गया है। जब कि हम डीएनए पढ़े थे उसमें क्या था, डीएनए में हमने क्या क्या स्टडी करा था, देखिए डीएनए में हमने पढ़ा था एडेनिन होंगे, ग्वानिन होंगे, साइटोसिन थे और थाइमिन थे, जितने हमारे प्रेजेंट थे ऐसे हमने पढ़ा था। जिसमें देखिए ये हमने स्टडी करा था। अब इसमें क्या आ गया, यहाँ पे थाइमिन की जगह पे क्या आ गया, यूरासिल आ गया। बाकी सब सेम है, तो यहाँ पे देखिए यूरासिल आ गए, ये इसके कंपोनेंट है। ठीक है ना, डिफरेंसेस क्या है, सिर्फ यूरासिल आ गए हैं थाइमिन की जगह पे। अब देखिए ये हैं हमारे आरएनए। ये जो आरएनए होते हैं फर्दर क्लासिफाइड होते हैं 3 टाइप में। देखिए सबसे पहला है एमआरएनए, दूसरा है टीआरएनए और तीसरा है आरआरएनए। अब देखिए ये जो एमआरएनए होता है इसको मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए को बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए को बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, सिर्फ इनके नाम याद कर लीजिए, फंक्शन में बहुत ईजी तरीके से आपको समझाती हूँ। अब देखिए ये जो एमआरएनए होता है, जब भी हम बाहर से कोई भी फूड वगैरह लेते हैं तो उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एसेंशियल एमिनो एसिड होंगे और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होंगे। ठीक है, एसेंशियल होंगे और क्या होंगे हमारे, नॉन एसेंशियल होंगे। ठीक, तो ये जो नॉन एसेंशियल होंगे ये तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होंगे, तो इसकी बाहर से कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। अब ये जो एसेंशियल एमिनो एसिड होंगे, जैसे ही हम कोई भी फूड वगैरह लेंगे
उसमें ये अमीनो एसिड जब प्रेजेंट होंगे, कौन अमीनो एसिड जो एसेंशियल हैं ये प्रेजेंट होंगे, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले हमारा मैसेंजर आरएनए जो रहेगा इसको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ ये हमारी बॉडी के लिए क्या है, एसेंशियल है। तो रिकॉग्नाइज करके क्या करेगा, उसको अपने पास बुला लेगा और रिकॉग्नाइज करने के बाद से ये क्या करेगा, देखिए ये क्या करेगा, खुद उसको टीआरएनए के पास लेके नहीं जाएगा, उसको क्या करेगा, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। मैसेंजर आरएनए, जैसे ही कोई हमने फूड वगैरह लिया उसमें हमारे जो एसेंशियल एमिनो एसिड थे प्रेजेंट थे, उसको क्या करा इसने, पता लगाया, पता लगाने के बाद कहाँ भेज देता है, ट्रांसफर आरएनए के पास। वो डायरेक्ट एमआरएनए आरआरएनए के पास नहीं जाता है, कहाँ भेज देता है उसको, टीआरएनए जिसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, इसके पास भेज देगा। अब ये जो टीआरएनए है ये क्या करेंगे, फर्दर उसको कहाँ भेजेंगे, आरआरएनए के पास, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस में चलता है। सपोज एमआरएनए उसको रिकॉग्नाइज करता, अब उसको लेके आरआरएनए के पास जाता, तब तक जब तक हम जो फूड ले रहे हैं उसमें से बहुत से एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होते हैं, आगे की तरफ चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, एमआरएनए टीआरएनए के पास, टीआरएनए आरआरएनए के पास भेजते हैं जिसको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इनका जो कंपोजिशन होता है हमारे सेल में वो कितना होता है। तो एमआरएनए हमारे सेल में 5 से 10%, टीआरएनए जो होते हैं 10 to 20% और आरआरएनए जो होते हैं 50 to 80% प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, हमारे सेल में, ठीक है। इनका जो कंपोजिशन होता है हमारे सेल में इतना होता है। देखिए ये जो आरआरएनए होता है इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहा जाता है, क्योंकि ये जो आरआरएनए है यहीं पे हमारे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ये जब एसेंशियल एमिनो एसिड को टीआरएनए और टीआरएनए के बाद आरआरएनए के पास आ रहा है, तो यहीं पे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। यहाँ पे क्या मिलेंगे, 20 एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड पूरे मिलेंगे एमिनो एसिड, और ये क्या बनाएंगे, एक प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ जो आरआरएनए होते हैं इनके सब यूनिट भी होते हैं। देखिए यहाँ पे 50S राइबोसोम और 30S राइबोसोम, ये इनके सब यूनिट होते हैं। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए यहाँ देखते हैं, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, हाँ ये देखिए ये है हमारे आरआरएनए। जैसे कि हमने आरएनए के बारे में बात करा, तो ये आरएनए है। हमने आपसे बताया कि ये जो आरएनए होंगे इसमें शुगर होंगे। तो जैसा कि हमने शुगर का डायग्राम देखा था, तो ये क्या है, हमारे शुगर प्रेजेंट है। तो हमने कहा था कि इसमें एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल और साइटोसिल प्रेजेंट होंगे, थायमिन नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे ग्वानिन है, यहाँ पे यूरासिल है और यहाँ पे क्या है, साइटोसिन है। ऐसे ही आप यहाँ पे भी ऐड करेंगे, तो सबसे पहले में आप क्या करेंगे, यहाँ पे एडेनिन हो जाएगा, दूसरे में क्या हो जाएगा हमारा, ग्वानिन हो जाएगा, तीसरे में यूरासिल हो जाएगा, चौथे में साइटोसिन हो जाएंगे। फिर हमारे एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल, साइटोसिन, ऐसे करके आप अटैच करते चले जाएंगे। तो ये ऐसे सीक्वेंस में अटैच होते हैं। तो ये होते हैं हमारे आरएनए। चलिए अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ आरएनए। आरएनए के फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या फंक्शन होते हैं हमारे आरएनए के। तो देखिए जो हमारा आरएनए होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे लेस स्टेबल होते हैं डीएनए से। किससे, डीएनए से। ये क्या होते हैं, लेस स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। साथ ही साथ जो हमारे आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ले जाने का वर्क करते हैं। डीएनए भी लेके जाते हैं और आरएनए भी लेके जाते हैं। देखिए थर्ड नंबर पे हमने लिखा हुआ है कि इसका जो मेन फंक्शन होता है ये मैसेंजर की तरह वर्क करता है। किसके बीच में, डीएनए और राइबोसोम के बीच में क्या कर देता है, मैसेंजर की तरह वर्क करता है। आरएनए हमारे पाए कहाँ जाएंगे, तो हमारे साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं आरएनए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अभी हमने आपको बताया कि ये जो आरएनए होते हैं ये क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे हमारी बॉडी में, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। साथ ही साथ देखिए ये जो हमारे आरएनए होते हैं ये हमारी बॉडी में कभी कभी एंजाइम की तरह भी एक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी में जो जीन होते हैं उनका रेगुलेशन भी करते हैं हमारे आरएनए। जीन का क्या करते हैं, रेगुलेशन करते हैं, जीन को रिकॉग्नाइज करते हैं। कौन करता है, आरएनए करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसा हमने पढ़ा था एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए के बारे में, तो यहाँ पे देखिए एमआरएनए जो होते हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कहाँ लेके जाते हैं, डीएनए से। ये जो डीएनए है वहां से राइबोसोम के पास लेकर के जाते हैं, किसको, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, ठीक है, जिसका इस यूज किया जाता है प्रोटीन के सिंथेसिस में, ठीक है ना। देखिए जो टीआरएनए होते हैं वो क्या कर देते हैं, जो भी एमिनो एसिड हैं
उनको कहाँ लेके जाते हैं, राइबोसोम के पास लेके जाते हैं। कौन, टीआरएनए। कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, एमआरएनए से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो आरआरएनए होता है, ठीक है, वो क्या कर रिस्पॉन्सिबल होता है, ये क्या कर देता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है हमारी बॉडी में। कौन सिंथेसिस करता है, आरआरएनए हमारी बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है ना। चलिए अभी हमने जैसा कि स्टडी करा था, देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले क्या था हमारा, सबसे पहले एमआरएनए था। एमआरएनए क्या कर रहा था, एमिनो एसिड को क्या कर रहा था, रिकोनाइज कर रहा था। रिकोनाइज करने के बाद उसको कहाँ भेज रहा था, टीआरएनए के पास भेज रहा था। ये जो टीआरएनए है उसको क्या कर रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे। फिर कहाँ जा रहा था, हमारे आरआरएनए के पास, और यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारे प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा था, ठीक है ना। तो वही हमने इसके जो भी हमारे फंक्शन है उसमें हमने लिखा कि इन तीनों के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये तो हमने फंक्शन समझ लिया आरएनए के। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो हमारे डीएनए है, इनका जब हम रेप्लिकेशन करेंगे तो क्या बनेगा, एक दूसरा डीएनए बन जाएगा। डीएनए का रेप्लिकेशन करेंगे तो डीएनए का क्या बनेगा, कॉपी बनेगा, ठीक है। तो रेप्लिकेशन का मतलब हो गया इस डीएनए का कॉपी बनाना। अब देखिए ये जो डीएनए है, इनका जब हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो क्या बनेंगे, आरएनए बनेगा, ठीक है ना। और जब इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो डीएनए बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए से हम आरएनए बना सकते हैं और आरएनए से क्या बना सकते हैं, डीएनए बना सकते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है इसमें, जो हमारे आरएनए है इसमें क्या हो रहा है, थायमीन की जगह पे यूरासिल अटैच्ड हो जा रहे हैं। तो जो डीएनए है उसमें थायमीन हटा करके उसके जगह पे जब यूरासिल को अटैच कर देंगे तो क्या बन जाएंगे, आरएनए बन जाएंगे। और इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो आरएनए है इसमें जैसा कि मैंने बताया था कि जो यूरासिल है इसको हटा के उसके जगह पे थायमीन ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, डीएनए। और इस प्रोसेस को बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए आरएनए से जैसा कि मैंने बताया क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। अब आरएनए से जब प्रोटीन बन जाता है तो आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है वो इरिवर्सिबल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रोटीन से फिर से आरएनए नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे आप आरएनए से डीएनए बना सकते हैं, डीएनए से आरएनए बना सकते हैं। देखिए ऐसे मैंने यहाँ पे एरो लगाया हुआ है और यहाँ पे हमने ऐसे एरो लगाया हुआ, मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के रिवर्सिबल है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए। लेकिन आरएनए का जब ट्रांसलेशन होकर के प्रोटीन बन जाएगा हमारी बॉडी में तो उस प्रोटीन से आप आरएनए नहीं बना सकते हैं। डीएनए के रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है, डीएनए का कॉपी बनाना ही क्या कहलाता है, डीएनए का रेप्लिकेशन कहलाता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।